बस स्वागत। बड़ी खबर है जमशेदपुर से, जहां अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जमशेदपुर के गोविंदपुर में एनकाउंटर किया गया। मुख्तार गैंग का शूटर कनौजिया था, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 2.5 लाख का इनामी बदमाश था कनौजिया। बता दें कि यूपी एसटीएफ झारखंड पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां कनौजिया को मार गिराया गया है। बता दें कि मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ के डीएसपी को भी गोली लगी है। हालांकि वो ठीक है। मऊ का रहने वाला अनुज कनौजिया है। कनौजिया के पास से पिस्टल भी बरामद किया गया है। तो ये तस्वीर इस एनकाउंटर की दिखा रहे हैं, जहां पर जवाबी कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से भी की गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई थी? अभी क्या अपडेट? जी, बता दें कि ये पूरी जानकारी जो यूपी एसटीएफ जो कि लंबे समय से अनुज कनौजिया को खोज रही थी, तलाश रही थी, उसकी झारखंड में होने की जानकारी मिलती है। जिसके बाद झारखंड एटीएस और साथ में यूपी एसटीएफ की टीम का एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू होता है और अरेस्टिंग के लिए जो टीम है वो जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में पहुंचती है, जहां पर अनुज कनौजिया जो है पहले से छिपा बैठा था। उसने पुलिस को आते देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। उसके पास एक रेगुलर वेपन भी था, पिस्टल, और उसी से उसने फायरिंग की। जिस फायरिंग में जो डीएसपी हैं एसटीएफ के, वो घायल हो गए और जिसके बाद पुलिस और जो एटीएस की टीम थी और साथ में जो यूपी एसटीएफ की टीम थी, उसने भी फायरिंग की और दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ। इसी क्रॉस फायरिंग में जो है अनुज कनौजिया जो है वो मौके पर ढेर हो गया। वहीं जो घायल डीएसपी थे उन्हें टीएमएच अस्पताल में एडमिट करा गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई गई है। दूसरी तरफ अगर अनुज कनौजिया की बात करें तो उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और लंबे समय से यूपी एसटीएफ के लिए वो वांटेड बना हुआ था और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था। इस पूरे मामले में अब जो है वो फॉरेंसिक जांच और जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया गया है। वहीं उसके पास से जो वेपन था वो भी बरामद किया गया है। वहीं पूरे मामले की ये भी जांच की जा रही है कि आखिर किन लोगों ने उसे यहाँ पर जो है वो आश्रय दिया हुआ था, किन लोगों की मदद से वो झारखंड के जमशेदपुर में रह रहा था। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। जी, जो मुख्तार गैंग चलता था, क्या अब लग रहा है कि इस एनकाउंटर के बाद से वहां वो कमजोर पड़ेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अनुज कनौजिया जो है वो मुख्तार अंसारी गिरोह का एक शार्प शूटर था और यूपी से ताल्लुक रखता था। हालांकि झारखंड में भी उसके कोई ना कोई कनेक्शन जरूर थे, जिस वजह से वो झारखंड के जमशेदपुर इलाके में रह रहा था। तो कहीं ना कहीं इस गिरोह की जो गतिविधियां हैं उसे बहुत बड़ा झटका जो है वो लगेगा। जी जी, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। तो अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर किया गया है और बड़ी सफलता मिली है। और इसी बीच दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़ा रेल हादसा टल गया है। जाले प्रखंड के जुगियारा रेलवे स्टेशन के पूरब आउटर सिग्नल के पास रेल पटरी टूटी मिली। ग्रामीणों ने टूटी पटरी देख रेल कर्मी को इस बात की सूचना दी। सीतामढ़ी दरभंगा रेलखंड रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को घंटों रोका गया है। फिलहाल रेल कर्मी मरम्मत कर परिचालन को शुरू करवाया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दरभंगा से, जहां जुगियारा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने रेल पटरी टूटी देखी, जिसके बाद इसकी जानकारी रेल कर्मियों को ग्रामीणों ने ही दी, जिसके बाद कई घंटों तक परिचालन बाधित रहा, कई ट्रेनों को रोका गया। और बघा से बड़ी खबर, जहां रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेल गुमटी खुली रही और ट्रेन गुजर गई। रामपुर रेल गुमटी का यह मामला सामने आया है। NH 727 पर यह गुमटी है। बड़ा हादसा होने से टला है। राहगीरों की सतर्कता से यह हादसा टला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुमटी खुली हुई है, यानी कि लोग आ जा सकते थे, लेकिन इन सब के बीच देखिए गाड़ी कैसे यहां से गुजर रही है। और रेलवे की बड़ी लापरवाही के बैरियर को बंद नहीं किया गया और जाहिर सी बात है कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि लोगों को यह लगता कि बैरियर अगर खुला हुआ है तो वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन उसी बीच ट्रेन भी आ जाती। हालांकि कोई आने जाने वाला बहुत वहां नहीं था, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन रेलवे की इससे बड़ी लापरवाही कहेंगे।
भागलपुर में भी एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला इशराकचक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 1 का है, जहां शीशा टूटने के विवाद को लेकर के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। जो हम इंगल बना वही बना दो। भागलपुर के गुमटी नंबर 1 पर भोला तांती नामक एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। उनका बस दोष ये था कि वो बाथरूम करने के लिए यहीं पर आए हुए थे और इस गाड़ी का जो है शीशा टूट गया था। इसी के गुस्से में जो है भोला तांती की पीट कर हत्या कर दी गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है, पुलिस पहुंची हुई है। इशराकचक थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। ये लाठी पड़ा हुआ है, इसी लाठी से जो है भोला तांती की पीट कर हत्या कर दी गई। करना निकले उसी दरमियान ठोकर से उनका शीशा फूट गया। शीशा फूटने के दरमियान उनको लाठी से पीट के मार दिया। पीट के मार दिया। हाँ। और कोई दुश्मनी भी पर? कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ शीशा टूटने का कारण। कौन पीटा? अरुण तांती। जिस पर आरोप लगा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कर लिया। और मैंने जांच की जा रही है सर? जांच की जा रही है, फसल टीम को बुला लिया गया है, वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया। पता क्या चल रहा है, क्या कारण था सर? कारण वो शीशा फूटने को लेकर के विवाद है, ऐसा बताया। शीशा फूटने को लेकर जो है पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। वहीं जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। कैमूर में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी की पुलिस कस्टडी में, इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला करमचट थाना क्षेत्र के ठकुरहट गांव का है। मृतक व्यक्ति की पहचान ठकुरहट गांव के संजय शंकर पांडे के तौर पर हुई है। मृतक के भाई के मुताबिक शंकर घर पर शराब पीकर बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। इसी की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस उसे शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर थाना ले गई। शाम को फोन आया कि शंकर की तबीयत खराब है, अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस ले गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एसडीपीओ ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच का भरोसा दिया है। मारपीट कर रहे थे बच्चों के साथ दारू पी करके। उसके बाद हम 112 नंबर पर फ़ोन किए। 8:15 बजे पुलिस आई, 8:15 या 8:30 के बीच में। उसके बाद 112 नंबर की पुलिस उनको ले गई। उसके बाद हम बच्चों को भेज दिए हॉस्पिटल में, थोड़ा बहुत दवा हुआ। उसके बाद 3:30 बजे जब हम चेनारी से 3:35 पर हमको थाना से कॉल आया, जिसमें 34 सेकेंड बात हुई और केवल उनका नाम, उनके पिता का नाम पूछा गया। उसके बाद बंद कर दिया गया। अस्पताल वहाँ ले जाया गया, जहाँ पे उसका मेडिकल जांच भी कराया गया और दुबरे थाना से टेस्ट भी किया गया, जिसमें कि इनके शराब पीने की पुष्टि भी हुई है चिकित्सक के द्वारा। तो उसके उपरांत उनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर वापस थाना पर आकर जो गढ़तर कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में क्या हुआ कि उनके तबीयत बिगड़ने लगी, तो तत्काल उनको बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भभुआ लाया जा रहा था, जिस क्रम में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। मुंगेर में 13 साल की नाबालिग लड़की की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कपड़े को लेकर के विवाद में छोटी बहन ने की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना के नया टोला बेनीगीर में शुक्रवार की दोपहर 13 साल की सिमरा परवीन की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मृतका की 11 साल की छोटी बहन ने कपड़े को लेकर के विवाद में अपनी बड़ी बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी। बच्ची जो 13 साल की है, वो उसका झगड़ा हुआ अपनी ही छोटी बहन के साथ, जो कि करीबन 11 वर्ष की है। और दोनों को जो झगड़ा हुआ, कपड़ा पहनने को लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़ा के चलते बचपने में नासमझी में जो छोटी बच्ची है उसने कुल्हाड़ी, जो घड़ी की कुल्हाड़ी थी रखी हुई थी बगल में, वो अपनी बड़ी बहन पे चला दी और जिससे उसको गंभीर चोट आई। गंभीर चोट के में जब उसका इलाज चला तो फिर वो उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। पटना नगर निगम का 2854 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। भारी शोर शराबे के बीच 2025-26 का बजट पास हुआ। बजट पारित होने के दौरान विपक्ष ने खूब शोर शराबा किया। मेयर ने भी आग उगला। नगर आयुक्त को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। दरअसल वार्ड काउंसलर ने सालाना उन्हें मिलने वाली राशि को 2 करोड़ रुपए तक करने की मांग कर रहे थे, जबकि स्टैंडिंग कमेटी 1 करोड़ रुपए पर अड़ी थी। काम हो गया, काम हुआ। अरे डिप्टी में है।
वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश में सियासी बवाल मचा है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार में सियासत सुलग गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बैसाखी के सहारे है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। रमजान के महीने में वक्फ संशोधन बिल पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ इस बिल के खिलाफ जुमे की आखिरी नमाज में मुसलमानों ने काली पट्टी लगाकर नमाज अदा की। दूसरी तरफ इस बिल पर सियासत भी अपने चरम पर है। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा, चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। अगर ये चार दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। Mr. Narendra Modi is a prime minister because he is relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर LJP-RV ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी ने ओवैसी से पूछा, वक्फ में महिलाओं को कोई अधिकार क्यों नहीं है? कुछ चंद लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कैसे वक्फ के नाम पर भूमाफिया गरीब मुसलमानों की संपत्ति को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे? कैसे वक्फ में भारत की जो महिला मुसलमान हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? और किस प्रकार से कुछ एक चंद लोग सैकड़ों एकड़ की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं? क्या इस पर खुला विचार विमर्श नहीं होना चाहिए ओवैसी जी? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रशांत किशोर भी सियासी लड़ाई में कूद पड़े। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है, बीजेपी इस कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को होगा। लोग ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को उसमें सहभागी नहीं पाता है। वक्फ बोर्ड का अगर कानून बनता है तो इसके लिए बनाने वाले भाजपाई तो दोषी हैं ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को फिर से सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं इस बिल पर विपक्ष के सियासी विरोध का स्वर लगातार तेज हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वे आज गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में विशाल जनसभा की भव्य तैयारी की गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज में अमित शाह की जनसभा कई मायनों में खास मानी जा रही है। इस जनसभा के मंच से सारण और चंपारण की 45 सीटों पर एनडीए की नजर होगी। अमित शाह आज गोपालगंज में जनसभा करेंगे। गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान में जनसभा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। ये पुलिस लाइन का मैदान है और जनसभा स्थल पर बड़ा सा तोरण द्वार बनाया गया है और इस को फूलों से सजाया गया है और अंदर विशाल मैदान है जहां पर अमित शाह आज दिन के 1:30 पर पहुंचेंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए बीजेपी ने जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है और अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर तकरीबन 1.5 लाख लोगों को बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। बड़ा सा मंच बनाया गया है। मंच पर भी तकरीबन 80 लोग मौजूद रहेंगे। अमित शाह दोपहर के 1:30 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से गोपालगंज में आएंगे और गोपालगंज के पुलिस लाइन के इस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए जो तैयारियां हैं वो बीजेपी ने पूरी कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर जो पुलिस टीम है उसे लगाया गया है और जनसभा स्थल को
चारों तरफ से बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। नेताओं की यहाँ पर होर्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, चूँकि अमित शाह की ये जनसभा कई मायनों में खास है, चूँकि अगले 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज की ये रैली बड़ी दिशा और दशा तय करेगी, क्योंकि गोपालगंज जिला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह जिला है। लालू प्रसाद भी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी चुनाव की प्रचार की जो शंखनाद है वो गोपालगंज से किया करते थे और अब बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव की जो शंखनाद है वो गोपालगंज से शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि गोपालगंज जिला यूपी बिहार के बॉर्डर इलाके में है और यहाँ सारण और चंपारण की जो 45 विधानसभा की सीटें हैं उस पर बीजेपी की नज़र है। तो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए जो मैदान है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस जनसभा को बेहतर बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोगों का स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने हमें चाय पिलाई और बिल्कुल वो स्वस्थ हैं। मुलाकात के बाद आठवले ने कहा कि विपक्ष नीतीश से डर रहा है, इसलिए सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से रामदास आठवले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तमाम कार्यकर्ता भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, अशोक चौधरी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और ये बैठक हुई है। और रामदास आठवले ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो नीतीश कुमार जी एकदम स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी ने हमको चाय पिलाया, नीतीश कुमार जी ने हमको बिस्किट खिलाया, नीतीश कुमार जी ने मैंने आश्वासन दिया और वो बहुत ही तगड़े है और मजबूत है और इसीलिए मतलब उन्होंने हमारा इतना आदर किया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मेरा स्वागत करने की जो मतलब उधर बाहर आए थे। हिंदू नववर्ष 2082 की पूर्व संध्या पर पटना सिटी में हिंदू महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हिंदू महासमागम कार्यक्रम में सनातनियों से एकजुट होने की अपील की गई। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। हिंदू महासमागम में सांसद रविशंकर प्रसाद, दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इसका नमक खाते हैं वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं को अपमानित करने का राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, समय आ गया है, सभी सनातन को होशियार होने की आवश्यकता है, सभी सनातन को समझने की आवश्यकता है कि धर्म ही नहीं बचेगा, हमारा सनातन ही नहीं बचेगा तो हम जात पात और वोट की राजनीति में पड़कर क्या करेंगे। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी क्यों नहीं गए कुंभ में? 65 करोड़ लोग आ सकते हैं, उनको आने में क्या शर्मिंदगी? अभी तक तेजस्वी जी और हमारे लालू जी और राहुल गांधी जी राम मंदिर का दर्शन करने गए हैं क्या? बताने का और इस भारत को विकसित राष्ट्र, विकसित बिहार बनाने का यही मार्ग है और हर व्यक्ति ये अपने संस्कृति संस्कार पर गौरवान्वित हो, गौरव महसूस करे। जिन लोगों ने बिहारी शब्द को कलंकित अपमानित किया, ये भूमि देवों की भूमि रही है। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार 2 छात्रा और 1 छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिम चंपारण के गहेरी के अंशु कुमार और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। आपको बता दें कि तीनों को 97.8% मार्क्स मिला है। टॉप 10 की अगर हम बात कर ले तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ये है समस्तीपुर के नरहन हाई स्कूल की छात्रा साक्षी। साक्षी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले 3 छात्रों में से एक है। कारपेंटर का काम करने वाले पिता की बेटी साक्षी ने मैट्रिक में टॉप कर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को इतराने का मौका दे दिया है।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत किए तब यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं आरा के रंजन वर्मा। 2023 में रंजन के पिता की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ डाला, लेकिन रंजन की हिम्मत नहीं टूटी। पीरो अनुमंडल के हाई स्कूल अगियाओं बाजार के छात्र रंजन वर्मा ने भी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। पढ़ने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है, और जिसके लिए काफी मेहनत हमने भी किया। जिसके बाद घंटे पढ़ते थे, लगभग 8 से 10 घंटे। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार 2 छात्रा और 1 छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिमी चंपारण के गहेरी की अंशुक और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिले हैं। 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,17,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार बोर्ड ने सबसे फास्टेस्ट मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 3 साल से 31 मार्च को रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है और देश भर के शिक्षा बोर्ड के लिए नजीर पेश की है। इस बार कुल 82.11% स्टूडेंट्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें टॉप 10 की सूची में कुल 123 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, सरकार उनके साथ है। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी, जिसमें 8,18,122 छात्राएं और 7,67,746 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में जमीन की रेट हाई करने के लिए जमीन माफियाओं ने बिना परमिशन के कोसी नदी पर निजी पुल बना दिया है। जब इस पुल पर सवाल उठने लगे तो प्रशासन ने इसे तोड़ने का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुल को लेकर बिहार में राजनीति जमकर होती है। कभी गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल गिर जाता है, तो कभी पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन पूर्णिया में एक नया मामला सामने आया है, जहां जमीन माफियाओं ने कारी कोसी नदी में निजी पुल बना दिया है। रहमतनगर में कोसी नदी पर जमीन माफियाओं ने 60 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा पुल बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जमीन माफियाओं ने नदी के दूसरी छोर पर 28 बीघा जमीन खरीदा है, जो कि लगभग 15 करोड़ रुपए का है। उस जमीन को बेचने के लिए जमीन माफियाओं ने बिना सरकार से या नगर निगम से परमिशन लिए नदी पर पुल बना दिया है, ताकि जमीन का रेट हाई हो और वो अच्छी कीमत पर जमीन बेच सकें। आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया का रहमतनगर शमशान घाट है और ये कोसी नदी है, कारी कोसी नदी कहा जाता है, जो कि बनभाग होते हुए निकलते हुए पूर्णिया शहर के बगल से गुजरते हुए ये कटिहार में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर ने ये पुल बनाया है। लगभग ये 40 से 50 फीट का लंबा और लगभग 8-10 फीट चौड़ा पुल है। अब पुल बनाया कौन, हम लोग को सुनने को आया ये ब्रोकर बनाया। अब बनाया कौन क्या लिया, ब्रोकर काहे बनाया है यहाँ? अब सुनने का आया, सुन रहा है कि जमीन ऊपर में जमीन लिया, पुल बनाया जाएगा, आएगा, बेचेगा। बिना परमिशन माफियाओं के बनाए गए इस पुल को जब सिटी मैनेजर पुलिस प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर तोड़ने पहुंचे, तो जमीन माफिया के लोगों और कुछ स्थानीय लोगों ने पुल तोड़ने का विरोध किया। इसके बाद नगर निगम कर्मी जेसीबी लेकर लौट गए। वहीं नगर आयुक्त द्वारा पुल को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अब प्रशासन के सहयोग से पुल को तोड़ा जाएगा। ये बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया है। किन लोगों के द्वारा किया गया? अभी आवेदन देखने के बाद ही पता चला कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सूचना हम देंगे बड़ी पदाधिकारी, जैसा निर्णय होगा वैसा हम करेंगे। ब्रोकर के द्वारा बनना है, ये सरकारी स्तर से नहीं बनाया।
लोगों की माने तो इस पुल के निर्माण में नदी के ही लोकल बालू का प्रयोग किया गया है। साथ ही पुल का नींव भी महज 3 फीट अंदर है। हालत यह है कि एक ट्रैक्टर के चढ़ने पर ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पुल के निर्माण होने पर कोसी नदी का बहाव रुक जाएगा। एक तो ब्रोकर अपना वो जो जमीन 28 बीघा जमीन पीछे लिए हुए है, उस जमीन को बेचने के लिए ये पुल बनाया है जो अरबों रुपये का जमीन है और ये बीच नदी में बनाया गया है और इस पुल का कोई औचित्य साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिला प्रशासन चैन की नींद सोई है? क्या जिला प्रशासन का कोई इस पर ध्यान नहीं है? कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।